धन्यवाद बच्चों। तो चौथा वीडियो हम लोगों ने देखा था, पूरे कहानी को पढ़कर उसका भाव बताया गया या सारांश बताया गया। पहले वीडियो में उनका जीवन परिचय, दूसरे, तीसरे और चौथे वीडियो में पूरा कहानी पढ़ा गया और उसका सारांश बताया गया। और पांचवा तथा अंतिम वीडियो में मैं थोड़ा सा कहानी का सार संक्षेप एक बार में मैं बताना चाहता हूं, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन कहीं से ना रहे। पूरी कहानी समझ में आएगी तभी आप प्रश्नों के उत्तर सही सही लिख पाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो पाठ के मुख्य बिंदु हैं उस पर एक बार चर्चा कर ली जाए। तो बोर्ड से हम करेंगे इसको, थोड़ा सा नजदीक आइएगा तो ये दिखेगा। मैं बता दूं कि जो पाठ के मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या है। सांवले सपनों की याद डायरी शैली में लिखित एक व्यक्ति चित्र है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में जो शब्द चित्र खींचा जाता है उसको व्यक्ति चित्र कहते हैं। ये डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की अंतहीन यात्रा पक्षी वैज्ञानिक से चलते हुए और आज अंतिम यात्रा तक, सालिम अली की अंतिम यात्रा निकल रही है, यानी मृत्यु के बाद अंतिम क्रिया के लिए उनके शव को ले जाया जा रहा है। यह एक अंतहीन यात्रा है। इस यात्रा का अंत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया। और यह भी बताया गया है आगे कि सालिम अली एक बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे। जीवन भर उन्होंने पक्षियों के बारे में खोजबीन किया, दूरबीन लेकर के जंगलों में भटकते रहे। बर्ड वॉचर अंग्रेजी में कहा जाता है। पक्षियों पर जो रिसर्च किया वो बहुत बड़ी बात थी। लेखक ने, जाबिर हुसैन ने सालिम अली के बारे में या सालिम अली के जीवन को, उनके जीवन के घटना चक्र को एक मिथक से जोड़ा है। और वह मिथक श्री कृष्ण लीला से जोड़ा गया है कि जिस तरह से हम श्री कृष्ण लीला देखते हैं, गोप लीला देखते हैं, माखन लीला देखते हैं, बांसुरी का वादन श्री कृष्ण का, वन का विहार श्री कृष्ण का, तो हमने देखा तो नहीं है कि श्री कृष्ण कौन थे, कहाँ रहते थे, गोप लीला कैसे करते थे, माखन लीला कैसे करते थे। हमने कभी देखा है? नहीं देखा है ना। ये पौराणिक कथा है। तो जिस तरह से हम इसको मिथक के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी श्री कृष्ण की जो कथा है वह मिथक है, यानी किसी ने देखा नहीं है लेकिन सब लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो ये जो सालिम अली की कहानी है, यह भी एक मिथक के रूप में लिया जाना चाहिए। उसके बाद बताया गया कि सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा था। तो इसे बताया गया था कि वो बहुत ही कमजोर काया यानी कमजोर शरीर वाले व्यक्ति थे। लगभग 100 वर्ष यानी थोड़ा सा कम, 91 या 91 साल तक जिंदा रहे थे। जीवट व्यक्ति थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो कैंसर से मृत्यु हो गई। पक्षियों की तलाश में दर दर भटकते रहे, जंगलों में घूमते रहे और जीवन भर पक्षियों के बारे में खोज किया। उसके बाद जो है उनके जीवन संगनी के बारे में यहाँ बात बताई गई है। तहमीना उनकी पत्नी थी, स्कूल की सहपाठी थी, यानी साथ साथ पढ़ती थी। बाद में उन्हीं से उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद इस पाठ में जो घटना का वर्णन है वो है प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलना। जब वो पक्षी वैज्ञानिक थे तो साइलेंट वैली को लेकर, यानी दक्षिण भारत में जो नीलगिरी पर्वत या पहाड़ियों के बीच में एक अभयारण्य है, एक नेशनल पार्क है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के पास पहुंचते हैं, चौधरी चरण सिंह के पास, और बताते हैं कि कैसे साइलेंट वैली उद्यान खतरे में है, क्योंकि पश्चिम दिशा से जो गर्म हवाएं चलती हैं
उससे साइलेंट वैली को कुछ खतरा हो सकता है, उसका उपाय होना चाहिए, तो उसकी घटना का वर्णन हुआ है। उसके बाद से आत्मकथा का वर्णन है फॉल ऑफ स्पैरो, जो कि सालिम अली ने लिखा था, फॉल ऑफ स्पैरो। और उसमें यह भी उन्होंने बताया कि पक्षी वैज्ञानिक कैसे बने, क्यों बने। उनके मामा के द्वारा दिए गए एयरगन से एक पक्षी यानी नीले कंठ वाली गौरैया की मृत्यु हो जाती है, और तब से उनका जो व्यक्तित्व है वो बदल जाता है। पक्षियों का आदर करने लगते हैं और बाद में पक्षी वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो उस आत्मकथा का वर्णन उन्होंने किया है, जिसका नाम है फॉल ऑफ स्पैरो। उसके बाद की घटना में है अपनी आत्मकथा में डीएच लॉरेंस तथा फ्रीडा लॉरेंस की चर्चा करना। उसी आत्मकथा में उन्होंने डीएच लॉरेंस और फ्रीडा लॉरेंस की घटना का वर्णन किया है, जो कि एक पक्षी वैज्ञानिक थे। पक्षी विज्ञानी डीएच लॉरेंस जीवन भर इन्हीं की तरह यानी सालिम अली की तरह जंगलों में भटक कर पक्षियों की खोज करते रहे। उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस थी। एक बार कुछ लोगों ने कहा कि फ्रीडा लॉरेंस से कुछ लोगों ने कहा कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखिए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या लिखूं, मैं जितना जानती हूँ उससे ज्यादा मेरे छत पर बैठने वाली चिड़िया जानती है, गौरैया जानती है मेरे पति के बारे में। तो इससे पता चल सकता है कि वे कितने बड़े विज्ञानी थे। उसके बाद अंतिम जो पैराग्राफ है उसमें लेखक ने ये चर्चा की है कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बने रहें। जो सुलझे हुए लोग नहीं हैं उनको जटिल व्यक्ति कहा जाता है। तो जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बने रहेंगे। और प्राकृतिक दुनिया में उन्होंने वे एक सागर बन करके उभरे, एक नदी नहीं बल्कि एक सागर के रूप में प्राकृतिक छटाओं के वर्णन में या प्राकृतिक पक्षियों के बारे में जो खोज किया, सागर के समान उभर करके आए। आज भी लगता है कि सालिम अली अपनी गर्दन में दूरबीन लटकाए पुनः वापस हमारे पास आ जाएंगे। और अंत में लिखते हैं कि आओगे ना, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी डायरी शैली में लिखी गई सालिम अली के बारे में सांवले सपनों की याद। सांवला सपना यानी धुंधला सपना, जो गमगीन सपना होता है। सपने कई प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लीजेंट ड्रीम, जिसको कहते हैं खुशियों का सपना, और यहाँ है सांवला सपना। तो सांवला सपना का मतलब दुख भरा सपना। तो उसी रूप में इसका नाम पड़ा है सांवले सपनों की याद। जो याद आता गया, लेखक उसे लिखता गया डायरी शैली में। सालिम अली के बारे में जो याद आता गया, जाबिर हुसैन लिखते गए और नाम दिया सांवले सपनों की याद। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले दिन किसी दूसरे टॉपिक पर बात होगी। नमस्कार।